तो ओवरलैप कर जाती है कुछ बड़े अहम वाक़या। उन्हीं में से एक वाक़या साबिक मशरकी पाकिस्तान का फ़ॉल था, जो एक नई रियासत की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, यानी कि बांग्लादेश। उस पर भी बात करेंगे। चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर स्क्रिमिश हुई है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपनी रूटीन की खबरों की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल भी पाकिस्तान से कोई मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के बजट में से 10 बिलियन रुपीस काट लिए हैं। इसके अलावा जो 20 लाख बोरी सालाना हमारा कोटा था गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें भी बड़ी कटौती कर ली है, जिसकी वजह से जो है वो वहां पे एक बड़ा संगीन खुराक का बुहरान पैदा हो गया है। नाजरीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान ने 4 बिलियन रुपीस का जो है ब्रिज लोन लिया है, लेकिन वो ब्रिज लोन $4 बिलियन, $10 बिलियन के खसारे को कैसे पूरा कर सकते। तो लगता यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की सरकार भी डिफॉल्ट की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको एक और खबर यह देनी थी कि पाकिस्तान इस वक्त जो है, आप जानते होंगे कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के जो जमीनी वसाइल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको उन पर कब्जा किया हुआ है और अब वो उनको फॉरेन कंपनीज को लीज पर दे रहा है। रेकोडिक एक ऐसी जगह है जहां पे 5.7 बिलियन टन का कॉपर और गोल्ड रिजर्व्स है, और अब ये एक कैनेडियन कंपनी को लीज पर दिया जा रहा है, और इस तरह से बलूचिस्तान का जो है वो मजीद जो है वो इस्तेसाल उनके जमीनी वसाइल का जारी है। इसी तरह से एक और खतरनाक खबर आज हमें मिली, वो ये कि पाकिस्तान IMF के साथ और चाइना के साथ बैकडोर चैनल से निगोशिएशन कर रहा है POJK का जो मंगला डैम है उसको 10 साल के लिए $40 बिलियन के इवज लीज पर देने का। इसका मतलब ये है कि जो भी इसको लेगा वो $4 बिलियन ईयरली, सालाना पाकिस्तान को देगा, और पाकिस्तान जो है वो उससे अपना जो भी वो चला सकता है या नहीं चला सकता अपना निजाम, वो उसको करेंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मंगला डैम ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, बल्कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के जो भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट सेशन पे साइन हुए थे, उसके मुताबिक मंगला डैम बेसिकली इंडियन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पहले वो कश्मीर की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके साथ साथ वो इंडिया की प्रॉपर्टी भी है। तो देखना ये है कि अब इसमें आगे क्या होता है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, तो POJK में बड़े, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, ब्लडी रॉयट्स होंगे, खूनी तसादम होंगे, और बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए उनको कंट्रोल करना। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो MNCH हेल्थ वर्कर्स हैं, जो बेसिकली मेटर्निटी को लुक आफ्टर करते हैं, यानी जच्चा बच्चा की केयर करते हैं, 1242 मुलाजमीन को निकाल दिया गया है नौकरियों से, जिनमें 800 से ज्यादा लोग, अगर मेरे पास एग्जैक्ट फिगर होनी चाहिए कहीं पे, तो ये जो है वो उनको 800 एंड समथिंग 894 जो एम्प्लॉयज है वो 15-15 और 20-20 साल से जॉब्स कर रहे हैं। तो वो 8 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं मुजफ्फराबाद में असेंबली सेक्रेटेरिएट के बाहर। औरतें बच्चे छोटे छोटे लेके सर्दी में वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि POJK यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त वहां पे भी आटा नहीं है, बिजली नहीं है, और साफ पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, अस्पताल है तो दवाइयां नहीं है, और वार्ड्स हैं तो डॉक्टर नहीं है। तो ये सूरत हाल वहां की चल रही है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू की गिलगित बल्तिस्तान में गेहूं का बुरान जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है, और कल जो है वो चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर से मुलाकात करके उसको कहा है कि अगर आपने ये मसला हल ना किया तो फूड रॉयट्स जो है वो फिर बेकाबू हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी तकरीबन शुरू हो चुके हैं। लोग एक आटे के थैले के लिए आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे हैं।
तो अब ये मसला हुआ है कि 20 लाख बोरी का जो कोटा था उसको कम करके 12 लाख बोरी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम वहां पे चल रहा है। इसके अलावा यासीन में बहुत सख्त प्रोटेस्ट हुआ है। रेवेन्यू एक्ट और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का नया सिस्टम पाकिस्तान वहां ला रहा है उसके खिलाफ बहुत सख्त मुजाहरे हुए। इसके साथ साथ नाजरीन अब गिलगित शहर में जो बस स्टैंड है वो नॉन स्टेट जो यानी कि जो जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से नहीं है, जो पंजाब से है और खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उन बस कंपनियों को जगह अलॉट की जा रही है और इस सिलसिले में 10 मरले और 8 मरले की दो अलग-अलग जगह जो है वो दो मुख्तलिफ बस सर्विसेज के टर्मिनल्स के लिए दे दी गई। इसके अलावा नाजरीन मैं आपको अब पाकिस्तान के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल इतनी बुरी है। ये कह तो रहे हैं कि हमारे पास $6.7 बिलियन के रिजर्व्स हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि वो दिखाएं वो रिजर्व्स कहां हैं, उसका सबूत दिखाएं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो पैसे स्टेट बैंक में पड़े हैं ये पाकिस्तान के पैसे नहीं है, ये सऊदी अरेबिया के पैसे, ये चाइना के पैसे हैं, यूएई के पैसे और कतर के पैसे। ये वो पैसे हैं जो इनको दिए गए हैं स्टेट बैंक में रखने के लिए कि स्टेट बैंक कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए, इसलिए दिए। ये पैसे पाकिस्तान की इंपोर्ट्स की जो पेमेंट्स हैं उसके लिए काफी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जनवरी में यानी 15 दिन के बाद पाकिस्तान के पास इंपोर्ट्स के लिए कोई पैसा नहीं होगा कि वो दे सके। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, जो दो पार्टियों के दरमियान बैंक में खोला जाता है, वो भी लेटर ऑफ क्रेडिट बैंकों ने देने बंद कर दिए ना। इस सारी सूरत हाल में एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पिछले 4 महीनों से दूसरे मुल्कों में जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं उनको, उनके जो एम्प्लॉयज हैं मिशंस के, उनको 4 महीनों से कोई तनख्वाह नहीं मिली। इनमें यूरोपियन मिशन, अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन, ओमान, वियना और बेल्जियम के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसीज और हाई कमीशन हैं उनके लोगों को अभी तक कोई तनख्वाहें 4 महीने से नहीं मिली। और वो जो डिप्लोमेटिक सर्कल में उनके दोस्त हैं जो दूसरे कंट्रीज के डिप्लोमेट्स हैं उनसे पैसे ले लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आज चमन के बॉर्डर के ऊपर फिर जंग शुरू हो गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। नजर ये आता है कि किस कीमत पर भी अफगानिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान 2000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करे। नाजरीन, ये सूरत हाल बांग्लादेश की तरह की बनती जा रही है जहां पे मुक्ति बानी जो थे वो लड़ रहे थे। आज का मुक्ति बानी तो नहीं मैं कह सकता उस तरह से, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और अब अफगानिस्तान डायरेक्ट जो है बॉर्डर से भी हमला कर रहा है। और तालिबान जो है वो चूंकि उनका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान आर्मी के मुकाबले में, तो वो अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का फैसला कर लें तो फिर खैबर पख्तूनख्वा का पूरा सूबा जो है वो कट के अफगानिस्तान के साथ मिल जाता है और इस तरह से ड्यूरेट लाइन का जो डिस्प्यूट था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आखिरी जो हमारे पास इत्तला है वो ये है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो हजारों कारकुनान हैं उन्होंने चमन बॉर्डर की तरफ जो है वो मार्च करना शुरू कर दिया। नाजरीन, इस सारी सूरत में हम देखते हैं कि चाइना को अचानक जो है वो भारत के बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में भारत के बॉर्डर पर उन्होंने, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, पंगा उन्होंने लिया है, लेकिन उसको उनको मुंह की खानी पड़ी। इसके लिए और बांग्लादेश के बनने के ऊपर जो कल उनका दिन है, आज पाकिस्तान ने सरेंडर किया था वहां 90,000 सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के आगे। इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज आपके मेहमान जो है वो मेजर जनरल सुधाकर जी हैं जो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं जनरल साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सो लेट। आपके वहां पे इस वक्त रात काफी हो चुकी है। मेरा ख्याल है जनरल साहब मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं चेक कर लेता हूं कि जनरल साहब कहाँ हैं, अभी पता लग जाएगा कि जनरल साहब ये हैं। I'm there. I'm there. और जनरल Give me साहब आ गए, 5 minutes. जनरल साहब आ गए जी, आ गए जनरल साहब, थैंक यू। ओके जनरल साहब, ये हमारे दर्शकों को पहले तो वेलकम ऑन द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सो लेट। मुझे पता है आप सफर कर रहे हैं
रास्ते में है कहीं थैंक और यू। आपने रुक के लिए प्रोग्राम में शामिल हुए, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जनरल थैंक साहब, यू सो मच। चाइना को क्या तकलीफ है अब? क्यों चाइना आराम से नहीं बैठता? डॉक्टर मिर्जा साहब, सबसे पहले नमस्कार, और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना बिजी होने के बावजूद टाइम निकाल के मेरे को ढूंढ निकाला, और मेरे को आपने इनवाइट किए हैं फिर से आपके चैनल में। और आपका चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिस किस्म की फीडबैक आ रहे हैं, रीजनल, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, बधाई हो। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है आप तरक्की करते रहेंगे। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, चाइना को तकलीफ क्या है, बिल्कुल वाकई ऐसा ही है। क्या तकलीफ? चाइना एक ऐसा देश है, हमें सबको मालूम है, 1 अक्टूबर 1949, 1949 को ये इनका पीआरसी रेज हुई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। रेजिंग के टाइम में चाइना, जो मेनलैंड हैन चाइना एरिया को छोड़ के, इनका आज के दिन में जो तिब्बत है, जिनजियांग प्रोविंस है, इनर मंगोलिया, मंचूरिया, ये चाइना के हिस्से नहीं थे। इन्होंने जोर जबरदस्ती करके, उनका कॉन्सेप्ट ये था, उस समय माओ तक एक कॉन्सेप्ट बोलते थे, जब हिंदुस्तान की तरफ वो देखते थे, वो कहते थे कि तिब्बत इज द पाम ऑफ चाइना, एंड लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश आर द फिंगर्स ऑफ द पाम, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइना टू लिबरेट देम। ये कब की बात है? 1949 की बात है। तो इनकी सोच विचार ऐसा था। और दूसरी सोच विचार था कि मेन लैंड में इंटरनल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए पेरिफेरी को सबड्यू करके रखना, ये एक ऐतिहासिक, एक पारंपरिक, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है चाइना का। ये मिडिल किंगडम का कॉन्सेप्ट है ये। और तीसरा चीज है एनक्रोचमेंट एंड नेगोशिएशन। ये बुनियादी चीजें हैं, जितना गहराई में आप जाएंगे, इनके इतिहास पढ़ेंगे, चाहे क्विंग डायनेस्टी हो, कोई भी हो, हालांकि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन इन्होंने सफर किया है, लेकिन माओसी तंग ने यह नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था, एनक्रोचमेंट एंड नेगोशिएशन। आप धीरे 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 निबलिंग करते रहिए, धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग करते रहिए। जो पड़ोस में, पेरिफेरी में है, इनको आप दबा के रखो। दबा के रखेंगे तब जाके आपका इंटरनल स्टेबिलिटी, इनकी सोच विचार है। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा है उनका इंटरनल, मेरे अंदाज से, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, समय, कुछ समय के अंदर होने वाला है ये, एक इम्प्लोजन होने जा रहा है। चाइना इज हेडिंग फॉर एन इम्प्लोजन एज पर माई असेसमेंट। चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए, जो उन्होंने 877 मिलियन पीपल को, दे हैड लिफ्टेड देम फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी लाइन पिछले 30-40 साल से, क्योंकि इकोनॉमी वाज गैलपिंग बिटवीन 9 एंड 11%। आज के दिन में इकोनॉमी माइनस से उठ के अभी 2.5 तक पहुंचे हैं, या 2.8 तक। तो ये जो पॉवर्टी, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोगों को लिफ्ट किए हैं, इसको मेंटेन और सस्टेन करने के लिए उनको डबल डिजिट इनकम करना निहायत आवश्यक है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो चाइना का प्रॉब्लम क्या है? चाइना का प्रॉब्लम यही है कि जिन जिनपिंग तीसरे टर्म के लिए उन्होंने इलेक्ट हुए हैं, 20th कांग्रेस उनको इलेक्ट किया है, कब? अक्टूबर के महीने में। और ये ऐसा है, माओसी तंग के बाद ये मोस्ट पावरफुल लीडर है। ये है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन है, ये प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, और पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी। ये तीन चीजों का जब मिल जाता है, सबसे पावरफुल है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। और इसी के साथ उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट को बदल डाला है। 2017 को उन्होंने जो कहा था कांग्रेस में, 19th कांग्रेस में, कि द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्म फोर्सेस इज टू फाइट बैटल टू विन वॉर। अभी उन्होंने उसको बदल के किया है कि फाइट टू विन लोकल वॉर। तो लोकल वॉर किसके साथ लड़ेंगे? वो ताइवान के साथ तक करने नहीं जाएंगे। ताइवान लाइक वो तैयार नहीं है। उसके वहां पे यूएस के नाटो फोर्सेस सब इकट्ठे हो गए वहां पे इंडो पैसिफिक। जापान के साथ नहीं करेंगे, या साउथ चाइना के साथ कोई है ही नहीं करने वाला। तो कौन है करने वाला? रशिया के साथ नहीं होगा, क्योंकि रशिया इटसेल्फ इज बिकम कम ऑन द लैप ऑफ चाइना। तो फिर करेगा कौन? फिर किसके साथ करेंगे? सिर्फ एक ही देश है
जो उनका रीजनल हेगेमोनी में बाधा डाल रहा है, वो है हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी, हिंदुस्तान का रिस्पेक्ट पूरा विश्व में, और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी प्रोग्रेस हो रहा है। आज के दिन में हिंदुस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इट इज $3.46 ट्रिलियन, और अगले 2 साल में 2025 तक ये $5 ट्रिलियन होने का ये स्टैनली ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली ने उन्होंने अच्छा कैलकुलेट करके प्रिडिक्शन किया है, और 2027 तक ये बढ़ के 7 ट्रिलियन हो जाएगा, और अंदाजन सब लगा रहे हैं 2032 तक ये 11 से $12 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का अंदेशा नहीं, सब गारंटी दे रहे हैं। ये चाहे आप कुछ भी कर लो, नॉर्मल पेस पे अगर ग्रोथ होगी तो हिंदुस्तान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2032 आसानी से। काफी सारे संस्थाएं हैं वो कह रहे 2027 से थर्ड लार्जेस्ट, जर्मनी और जापान को ओवरटेक, यूके को हम वी हैव ऑलरेडी ओवरटेकन, जर्मनी और जापान को ओवरटेक करते ही हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे 2027 तक। काफी संस्थाएं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव गिवन दिस प्रेडिक्शन। तो ये चीज जो है, चाइना का एम क्या है? चाइना का एम है टू रिजुविनेट एज अ मिडिल किंगडम ऑफ द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल पावर बाय 2049। तो ग्लोबल पावर बनने के लिए पहले रीजनल पावर बनना निहायती आवश्यक है। और रीजनल पावर मुक्काबाजी करके नेबर्स को, पड़ोस देश है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सारे करके वो अभी रहे, वो असफल रहेंगे मेरे अंदाज से। हिंदुस्तान के खिलाफ ये इसलिए कर रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालते रहेंगे। पहले उन्होंने डोकलाम किया था, उसके बाद गलवान किया, ये किए हैं तवांग, तवांग के बाद मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में एक है हमारा लंगजू, लंगजू एक बस्ती था 1959 में उन्होंने कैप्चर किए थे, इलीगली ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जहां पे उनका गोल्ड माइन काफी मात्रा में गोल्ड सब रिकवर माइनिंग किया जाता है, और उन्होंने सर्वे किए हैं वो गोल्ड माइन और थोरियम और यूरेनियम, कॉपर, जिंक, आपका फॉसिल फ्यूल, ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी है, सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली। तो अगला टारगेट सुबानसिरी होने का मेरे अंदाज है, असेसमेंट। बैक टू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने इसका पूरा और महत्वपूर्ण एनालिसिस पेश किया है। चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। आज रात को पाकिस्तान की फौजों ने हिंदुस्तान की सेना के आगे हथियार डाल दिए। 90,000 से भी ज्यादा फौजी और जनरल जो थे और कर्नल, उन्होंने हथियार डाल दिए, और कल जो गुजरी है वो कह रहे थे कि हमारी लाशों के ऊपर से इंडिया के टैंक गुजरेंगे, लेकिन आज रात उन्होंने कहा भाई हमारी जान बचाओ। बल्कि इंडिया की फौज ने तो जनरल न्याजी और दूसरों को बंगालियों से बचाया, उनको साइड में किया। तो ये कैसे देखते हैं आप, पाकिस्तान का ये टूटना और बांग्लादेश का बनना? डॉक्टर मिर्जा साहब जो सवाल पूछ रहे हैं, एक्चुअली जवाब तो आपसे बेहतरीन बहुत कम लोगों को मालूम है। आप खुद ही बहुत जबरदस्त बेहतरीन आर्टिकल लिखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो गहराई में हम जब जाते हैं, पाकिस्तान जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसकी जन्म हुई थी, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत कम देश हैं, गिने चुने, मेरे ख्याल से एक ये है, और कोई देश शायद उस तरफ बाल्कन स्टेट की तरह अजरबैजान या कोई है, यूगोस्लाविया का एक ब्रेक अवे फैक्शन, सम कंट्री हैज बीन गिवन बर्थ। ये जो टू नेशन थ्योरी और लैंग्वेज के बेसिस पे कोई देश को आप पैदाश करते हैं, मैं इसको कहता हूं ये एक किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर फ्रॉम कंजेनाइटल, आप तो डॉक्टर हैं, आप समझ आएंगे, कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर है। जी तो ये बिल्कुल। कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको होता है, आइदर वो मेंटली डिरेज्ड हो जाता है, मतलब नेशनल कैपेसिटी नहीं है सेरिब्रल स्पेस के लिए, या दूसरी बात है अगर सेरिब्रल स्पेस है तो उनका एक कुदरती एक शरीर जो है ना, वो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी मैनिफेस्ट होता है, वो इधर बाएं जाएंगे दाहिने जाएंगे। मेन जो राइचियस पाथ, एक रूल ऑफ लॉ एक देश का होना चाहिए, वो कभी नहीं हो, आज नहीं तो कभी। आप खुद ही इसमें काफी दिलचस्प और पैशन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं काम को, मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं। ये पाकिस्तान कभी ना कभी ये टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूटेगा। सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये ग्लोबल चैलेंज है। अभी सबका ध्यान यूक्रेन और रशिया की तरफ चला गया है,
आज के दिन में आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर में क्या हो रहा है। डेली मेरे हिसाब के मुताबिक कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 लोग मर रहे हैं। आइदर और तालिबान अफगानिस्तान जो है इनके ऊपर हमला कर। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप बांग्लादेश का जो बात कह रहे हैं, अगर हम गहराई में जाते हैं तो उन्होंने इतना एट्रोसिटीज, इतने जेनोसाइड किए थे। नहीं तो आप देखिए एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर 10 मिलियन रेफ्यूजीज बांग्लादेश से माइग्रेट होके हिंदुस्तान के अंदर आए। अब एक देखिए ना, नहीं करोड़ तो एक क्यों। करोड़ लोग आए यस, इंडिया में, ये बिल्कुल छोटा बड़ा बंगाली। नहीं है। उस समय हिंदुस्तान के पास खाने के लिए बहुत मुश्किल, आप खुद गए हो, गुजरे हैं, तो खाने पीने के लिए नहीं होता था। सो अपना देशवासियों को देखभाल करना, प्लस इनको देखना, प्लस 93 प्रिजनर्स, 93,000, नॉट 90,000, 93,000 प्रिजनर्स को देखभाल करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और ये भी आसपास का समय था जब फैमिन इधर खत्म हो गया था 67 68 में, और दूसरा फैमिन आ रहा था ये 71 के बाद। सो क्योंकि दिस इज ऑल रेन बेस्ड क्रॉप एंड अदर थिंग्स, बट बेसिकली चाइना का, सॉरी, पाकिस्तान का जो आर्म फोर्सेस है, दिस आर्म फोर्सेस वाज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी। मैं तो ये कहूंगा, सब कहते हैं कि नेशन बिल्डिंग में एवरी नेशन, एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, लेकिन पाकिस्तान के इसलिए मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान आर्मी हैज ए कंट्री। सो जिसको समझ में आ जाएगा वो समझ लेंगे, पाकिस्तान आर्मी हैज ए कंट्री। सो इनका जो उस समय के स्टार्ट हुआ था, याया खान साहब जो एट्रोसिटीज उन्होंने परपेट्रेट किए थे सिविलियंस के खिलाफ, इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे, इतने सारे लोगों को मारे थे। कोई कोई ये इनकी कमी की वजह से मैं आज कहूंगा, यही चीज आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहा है, यही चीज बलूचिस्तान में हो रहा है, यही चीज गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहा है। मुझे डर नहीं, मुझे पूरा उम्मीद और यकीन है कि ये बांग्लादेश की तरह कहानी वहां पे भी रिपीट होने जा रहा है। बाकी जहां तक आप कह रहे हैं जो मिलिट्री इंप्लीकेशंस, में सिर्फ इतना कहूंगा, यही बांग्लादेश है। दो अलग अलग हिस्से थे, आधा पाकिस्तान का, आधा हिस्सा टूट गया है उधर, ईस्ट बंगाल या बांग्लादेश बन गया है, लेकिन यही बांग्लादेश है। स्मॉलर इन साइज देन पाकिस्तान, स्मॉलर इन पॉपुलेशन देन पाकिस्तान, इकोनॉमिक आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस अगर आप कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान से कोई गुना ज्यादा है, उसका जीडीपी ज्यादा है, उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, एक्सपोर्ट रेट इज मोर। अभी कोविड पैंडेमिक के वजह से थोड़ा सा कमजोर हो गया है, लेकिन मिलिटरीली स्पीकिंग इन्होंने इतना जबरदस्त एट्रोसिटी किए थे। हिंदुस्तान के पास मजबूरन और कोई रास्ता नहीं था। विश्व का सपोर्ट, जब हम इधर उधर, इंदिरा गांधी जी जाने के बाद जब कोई सपोर्ट नहीं मिला, तब सिर्फ रशिया एक कंट्री थी जो सपोर्ट के लिए आया था, सामने आया। इनको 3 अलग अलग डायरेक्शन से उनको पहले अप्रैल में ऑफेंसिव के लिए हुक्म मिला था, और फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब ने, उन्होंने मना किया था कि नहीं, उस समय नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे एक ऐसा सीजन में जब माउंटेन पासेस क्लोज हो जाएंगे, चाइना का कोई सपोर्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जुल्म ही इतना किया, उनके ऊपर जुल्म ही इतना किया कि वो फिर आजादी किया, औरतों का, लोगों को मारा। जनरल साहब, हमारे साथ आज जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोग्राम लाइव है, और नॉट अनफॉर्चुनेटली लाइव, इट्स अ गुड थिंग दैट इज लाइव, अनफॉर्चुनेटली आवर टाइम इज अप। आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक के लिए मेजर जनरल सुधाकर जी को और डॉक्टर अमजद यूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।